जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज 5 सितंबर है, तो सभी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये पार्ट, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये पार्ट 2 है। 5000 प्लस यानी 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन की सीरीज ये विज्ञान की है, उसका ये पार्ट 2 है। यदि आपने पहला नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, और इसका आंसर दिया गया उत्तर लेंस के प्रयोग से। अब देखो, दोष जो होते हैं आपके आंखों में कई प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दूर दृष्टिता, एक होता है अबिंदुकता और एक होता है वर्णांधता। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक होता है आपका दूरदृष्टि दोष, एक होता है कौन सा, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है आपका जरा दूर दृष्टिता। क्या बोलते हैं इसको? जरा दूर दृष्टिता। और एक होता है आपका अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। और एक होता है आपका वर्णांधता। ठीक, वर्णांधता। ठीक, तो ये 5 प्रकार के आँख में आपके दोष होते हैं। फिलहाल में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, देखो 2 पॉइंट आप याद रखो जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूर दृष्टि दोष को कौन दूर करता है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को कौन दूर करता है? इसी का अपोजिट यानी अवतल लेंस। अब देखो, पिछले लेक्चर में भी हमने डिटेल से बताया था, फिर से आप समझ लीजिए कि इसका देखो बच्चे याद तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन होता क्या है यहाँ पर, भूल जाते हैं, कभी कभार उल्टा हो जाता है। अब आप ये देखिए, इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई। निकट और दूर में आप देखोगे कि कम अक्षर किस में है, तो आपका सीधा सा आंसर आएगा कि दूर में कम अक्षर है। अच्छा, अवतल और उत्तल में कम किस में है? तो उत्तल में कम है, यानी कम वाला कम के साथ में और ज़्यादा वाला ज़्यादा के साथ में। कहने का मतलब निकट और दूर में अक्षरों की तुलना करें तो दूर में कम है, उत्तल और अवतल में अगर अक्षरों की तुलना करें तो उत्तल में कम है। इसका मतलब दूर दृष्टि दोष को उत्तल दूर करेगा और निकट दृष्टि दोष को अवतल। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक तरीका है ताकि आप भूलो मत और गलत मत करो। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। यदि अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा लिखा हुआ परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है आपका नाभिकीय विखंडन पर। 2 तरीके होते हैं, एक नाभिकीय विखंडन, एक नाभिकीय संलयन। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका कारण क्या है, तो उसका हो जाता है नाभिकीय संलयन। आप स्टार बना के पॉइंट अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। और परमाणु बम के सिद्धांत पर आधारित है, वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। अगला लिखा हुआ है बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है। तो बिजली के जो बल्ब होता है जो हम घरों में यूज करते हैं, उसमें हमेशा अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। कैसी गैसें भरी जाती हैं? अक्रिय। अगला लिखा है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो लिखा है ठोस में। आसान सा क्वेश्चन, आप लोग जानते हो ठोस, द्रव, गैस, तीनों में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किस में होता है? तो ठोस, जितनी भी ठोस चीज़ें होती हैं उसमें हमेशा ध्वनि ज़्यादा होती है। अगला लिखा हुआ है ध्वनि की गति धीमी होती है। यानी ध्वनि की गति धीमी किस में होती है? तो हवा में। ये भी आसान क्वेश्चन है, यानी आपसे पूछा गया कि ध्वनि की गति धीमी कहाँ होती है, तो धीमी होती है आपकी हवा में। अगला लिखा हुआ ऊर्जा का एसआई मात्रक, यानी जो ऊर्जा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आप और समझो। अगर आपसे कार्य के बारे में पूछ दे तो कार्य का अभिमात्रक क्या होता है? जूल। और अगर ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है तो ऊर्जा का अभिमात्रक क्या होता है? जूल। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है विटामिन सी का सर्वोत्तम मौत है। सॉरी, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, मौत नहीं, यहाँ पर होगा स्रोत। क्या होगा? स्रोत। यानी जो विटामिन सी उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला हो जाएगा। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो आपका विटामिन सी होता है ये सब खट्टी चीज़ों से प्राप्त होता है। कौन सी चीज़ों से? खट्टी चीज़ों से। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ से विटामिन प्राप्त होता है? वो हो जाएगा आपका आंवला। अगला लिखा हुआ मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य बताइए। यानी जो हमारे गुर्दा होते हैं उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो लिखा हुआ शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। यानी जो हमारे शरीर में गुर्दा होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। अगला लिखा है किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ऑप्शन लिखा है विटामिन ए, यानी आंसर इसका क्या लिखा है? विटामिन ए। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। देखो, विटामिन से रिलेटेड आपके विज्ञान में ज़्यादातर बनते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है?
स्कर्वी रोग होता है। आप वीडियो को पॉज करके नोटबुक में ज़रूर लिखते जाइए और नोटबुक बनाते जाइए इन प्रश्नों की। यकीन मानो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा जब भी आप इस नोटबुक को रिवीजन करके जाओगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी रोग, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन D की कमी से होता है आपका रिकेट्स, यानी जिसको हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। तो कुछ ये खास रोग हैं जो विटामिनों की कमी से होते हैं, आप इनको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला लिखा है वह राइबोसोम या राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, तना। अगला लिखा है चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था, यानी जो चेचक के टीका होते हैं इसका आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिर लिखा शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो आसान है, 6, 7, 8 में हम लोग पढ़ लेते हैं, प्राइमरी में ही पढ़ लेते हैं कि शरीर में टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं, 206। एक हाथ में कितनी होती हैं, 30 हड्डियाँ। एक पैर में कितनी होती हैं, वो भी 30 हड्डियाँ। तो कुछ ये भी नॉलेज होना चाहिए। सर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 22 हड्डियाँ। चेहरे में कितनी होती हैं, 14 हड्डियाँ। तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए। फिलहाल में ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है कि शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो वो आपकी हो जाएंगी 206। अगला लिखा हुआ है शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी, यानी शरीर की कौन सी जो हड्डी है आपकी सबसे लंबी, तो ये जो आपके जांघ में पाई जाती है, कमर से लेकर और बीच में घुटने तक, यहाँ तक की हड्डी को कहते हैं फीमर। और सबसे बड़ी हड्डी, अगर सबसे छोटी पूछी जाए तो वो मध्य कान में होती है और उसका नाम होता है स्टेपिज। क्या होता है, मध्य कान में या मध्य कर्ण में पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेपिज। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। अगला लिखा हुआ शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो लिखा है जबड़े की हड्डी, यानी जो हम लोगों का जबड़ा होता है, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार। अब ये देखो स्वस्थ लोगों का दिया गया है, ये भी ध्यान दो। जो स्वस्थ लोग होते हैं, जिनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है, उनका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट दिया गया है कि खून का रंग लाल होता है, यानी जो खून का रंग लाल होता है किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। अगला लिखा है हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन जो है आपका ये किसका यौगिक है, वो है प्रोटीन का। अगला लिखा है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, जो आपका ऑप्शन दिया गया है। यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन, 120 दिन। फिर लिखा है रुधिर को थक्का जमने में सहायक है, तो विटामिन के, यानी रुधिर का थक्का जमने में कौन सहायक है, तो हो जाएगा आपका विटामिन के। अगला लिखा है रुधिर का तरल भाग, क्या लिखा हुआ है, रुधिर का तरल भाग क्या होता है, तो वो होता है आपका प्लाज्मा। अगला लिखा है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। अब यहाँ पर समझो, सर्वदाता का मतलब जो सबको दे सके और सर्वग्राही का मतलब जो सभी से ले सके। तो जो सर्वदाता ग्रुप होता है वो होता है आपका ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ सर्वदाता होता है, यानी जिसका ब्लड का ग्रुप ओ है, वो किसी को भी ब्लड दिया जा सकता है या वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। और सर्वग्राही है आपका ए बी, यानी जिसके ब्लड का ग्रुप ए बी है वो सर्वग्राही, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला लिखा है पित्त उत्पन्न होता है, तो कहाँ उत्पन्न होता है, यकृत में। यानी आपसे पूछा गया पित्त उत्पन्न होता है, यानी कहाँ उत्पन्न होता है, तो पित्त उत्पन्न होता है आपका यकृत में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखा हुआ स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी जो स्वस्थ मनुष्य है उसका रक्तचाप क्या होता है, तो उसका रक्तचाप होता है 120/80। इसका मतलब समझो, यानी जिसको हम लोग बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, तो ये होता है 120 mmHg, ये हाईएस्ट होता है। और नीचे लिख देंगे 80 mmHg। Hg मतलब मरकरी, यानी पारा, यानी पारे का ये रक्तचाप एक तरह से पारे में देखा जाता है। मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं, तो वो किस में देखा जाता है, वो पारे में देखा जाता है। और हाईएस्ट कितना होता है 120, और निम्न कितना होता है 180। लेकिन जो व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति यानी 50 से 60 वर्ष के बाद के, उनका जो हाईएस्ट होता है वो 140 माना गया और निम्नतम कितना माना है 90। यानी इतने के बीच में यदि 60 वर्ष से अधिक वाले लोगों का बीपी या रक्तचाप 140 है तो वो नॉर्मल माना जाएगा, और 90 है वो भी नॉर्मल माना जाएगा, या इनके बीच की कोई वैल्यू है वो भी नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन जो वयस्क व्यक्ति होता है, नौजवान व्यक्ति, उसका जो होता है वो 120 और 80 होता है। 120 का मतलब ये हाईएस्ट हो गया और 80 का मतलब ये निम्नतम हो गया। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है।
लिखा है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, यानी रक्त में जो आपके अशुद्ध पदार्थ हैं उसको अलग कौन करता है, तो उसको करता है किडनी। तभी कहा जाता है ना जिसकी किडनी खराब हो जाए उसका काम खत्म। तो किडनी का मेन काम है होता है कि रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करना। अगला लिखा है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका तंत्र। फिर लिखा है हाइड्रोफोबिया संबंधित है, यानी हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है, तो वो है कुत्ते के काटने से। यानी हाइड्रोफोबिया जो आपको दिया गया है पॉइंट, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कुत्ते के काटने से। अगला लिखा है वायरोलॉजी संबंधित, यानी वायरोलॉजी किससे संबंधित है, ये विषाणुओं के अध्ययन से। यानी वैज्ञानिक लोग या डॉक्टर लोग जो अध्ययन करते हैं विषाणुओं का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग वायरोलॉजी बोलते हैं। फिर लिखा है खून थक्का नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग से। यानी यदि आपके शरीर में या आपको हीमोफीलिया रोग हो जाए तो उससे खून का थक्का नहीं जमता। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, यानी जो ये रोग दिए गए आपको ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा, ये रोग किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके आँख से। लिखा है फिर प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो ये किसका, मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है, वो है मलेरिया रोग का। अगला पॉइंट लिखा हुआ है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों एक दूसरे के प्रतिकरण हैं, तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो पॉजिट्रॉन है आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण। अगला लिखा हुआ है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। ये आसान से क्वेश्चन है और ये आपको रटने पड़ेंगे। ठीक, कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझने से भी आ जाती हैं। अगला लिखा है तने के रूपांतरण का उदाहरण है, यानी जो तने का रूपांतरण होता है वो किसका उदाहरण, तो आलू, अदरक और प्याज का। अगला लिखा है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी लोहा सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो पालक के पत्तों में। यानी जो लोग पालक ज़्यादा खाते हैं उनमें आयरन की कमी कभी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, यानी स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, तो स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है जिसको कोई रोग दोग नहीं है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। अगला लिखा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यानी जो प्रकाश संश्लेषण आपकी क्रिया है उसके द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। अगला लिखा हुआ कवकों का अध्ययन कहलाता है, यानी जो कवक होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, तो उनका अध्ययन कहलाता है आपका क्या, माइकोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन लिखा है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, यानी हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है आपका कैल्शियम व फास्फोरस। तो हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कैल्शियम व फास्फोरस। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लिखा है मानव में गुणसूत्रों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया तो या तो आप 23 जोड़े बोलिए या फिर आप 46 बोलिए। इसका मतलब समझो कभी कभार ऑप्शन आपका जोड़ों में दिया जाता है तो 23 जोड़े सही हो जाएगा, और कभी कभार आपको क्वेश्चन संख्याओं के रूप में दिया जाता है तब आपको 46 टिक करना है। अगला लिखा हुआ है रक्त कणिकाएँ का निर्माण होता है, यानी रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। ठीक, बायोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका जीएस से रिलेटेड, यानी जनरल साइंस में जो भी एसएससी के क्वेश्चन फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादा आते हैं, केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बायोलॉजी पर फोकस करना है और फिजिक्स के प्रश्नों पर। अगला लिखा इंसुलिन शरीर में बनती है, यानी इंसुलिन शरीर में बनती है, यानी कहाँ बनती है, तो वो होता है अग्न्याशय द्वारा, यानी अग्न्याशय के द्वारा इंसुलिन शरीर में बनता है। अगला लिखा पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, यानी पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपके मस्तिष्क में, यानी माइंड में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। अगला लिखा हुआ 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, तो वह है आपको वर्णांधता और हीमोफीलिया। अभी हमने बताया था आंखों में आपके 5 प्रकार के रोग पाए जाते हैं, तो कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता और वर्णांधता। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो ये रोग से रिलेटेड है क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बनता है। तो ये था पार्ट 2 आपका एसएससी के लिए जीएस का जो आपकी सीरीज चल रही है 5000 प्लस क्वेश्चनों की। इसके पहले का लेक्चर यदि आपने नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।